दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोगों को बीएससी एग्रीकल्चर 6 सेमेस्टर की एक विषय मैन्यूर्स फर्टिलाइजर एंड सॉइल फर्टिलिटी मैनेजमेंट AG 603 का 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन कराने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, मैसेज करके आप लोग इसका PDF भी ले सकते हैं। तो भैया चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमने लिया है, जैव उर्वरक क्या है, इनका महत्व बताइए। ठीक है, जो बायो फर्टिलाइजर होते हैं, क्या होते हैं बायो फर्टिलाइजर, इनका महत्व बताना है। तो ये जीवाणुओं, फफूंदों, कवकों, शैवालों का जैविकी सक्रिय उत्पाद होता है। ठीक है, जैव उर्वरक जो होता है यह जो जीव होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, उनसे बना हुआ एक उत्पाद होता है, उनका एक उत्पाद होता है, समझिए ये बात। तो ये जीवाणुओं, फफूंदों, कवकों, शैवालों का जैविकी सक्रिय उत्पाद है अथवा सूक्ष्म जैविकी टीका होता है, जो कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मृदा उर्वरता में वृद्धि करता है। ठीक है, ऐसा नहीं है, अभी आ जाएगा। जैव उर्वरक ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें सूक्ष्म जीव होते हैं। ठीक है, जैव उर्वरक ऐसा पदार्थ होता है या ऐसा उर्वरक होता है जिसमें सूक्ष्म जीव होते हैं, जिन्हें मिट्टी में मिलाने पर उसकी उर्वरता बढ़ती है और नए पौधे की वृद्धि को बढ़ावा मिलता है इससे। ठीक है, तो जैव उर्वरक क्या हो गए, तो जैव उर्वरक ऐसे पदार्थ होते हैं या ऐसे उर्वरक होते हैं जिनमें सूक्ष्मजीव होते हैं। जैव उर्वरक ऐसे उर्वरक होते हैं जिनमें सूक्ष्मजीव होते हैं, जिन्हें मिट्टी में मिलाने पर उसकी उर्वरता बढ़ जाती है और पौधे की वृद्धि को बढ़ावा मिलता है। ठीक है, इसका उदाहरण हो गया नीलहरित, शैवाल, कवक, बैक्टीरिया, फंगस। ये सब क्या है, ये सब जैव उर्वरक का ही उदाहरण है। ठीक है, आगे देखते हैं इसका महत्व क्या है। तो जैव उर्वरक मिट्टी की बनावट और पौधे की उपज में सुधार करता है। जैव उर्वरक जो होता है मिट्टी की बनावट में और पौधे की उपज में सुधार करता है, क्योंकि इसमें हम लोग सूक्ष्म जीवों का यूज करते हैं, तो उससे हमें कोई नुकसान तो है नहीं, भले ही हमें फायदा। ये तो जैव उर्वरक जो होता है यह मिट्टी की बनावट और पौधे की उपज में सुधार करता है। ठीक है, इसका महत्व और लाभ दोनों यही है। ठीक है, अगला है, यह रोगाणुओं को पनपने नहीं देता। ठीक है, जो रोगाणु हैं, जो रोग उत्पन्न करने वाले होते हैं, उनको यह सब पनपने नहीं देते हैं। ठीक है, जो कवक, बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, या हमारे जो सूक्ष्मजीव होते हैं, नीलहरित, शैवाल हो गया, ये सब क्या करते हैं कि जो रोगाणु होते हैं उनको पनपने नहीं देते हैं। ठीक है, अगला पर्यावरण अनुकूल और लागत प्रभावी होते हैं। यह पर्यावरण के अनुकूल होते हैं, मतलब पर्यावरण पर इनका कोई प्रभाव नहीं होता, पर्यावरण के अनुकूल होते हैं और इनका जो कीमत होता है बहुत ही कम होता है। ठीक है, लागत प्रभावी होते हैं। अगला है, ये पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाते हैं। पर्यावरण में प्रदूषित होने से बचाते हैं। ठीक है, पर्यावरण को प्रदूषित होने से भी बचाते हैं बायो फर्टिलाइजर। अगला है, क्योंकि यदि बायो हम लोग केमिकल फर्टिलाइजर का यूज करेंगे तो पर्यावरण दूषित होगा, पर्यावरण पर प्रभाव पड़ेगा, लेकिन यदि बायो फर्टिलाइजर का यूज करेंगे तो उससे पर्यावरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो यही बात यहाँ भी समझना है। अगला है, मिट्टी में मौजूद हानिकारक पदार्थों को नष्ट कर देते हैं। ये मिट्टी में मौजूद जो हानिकारक पदार्थ होते हैं उनको नष्ट कर देते हैं, जो पौधे की बीमारियों का कारण बन सकता है। ठीक है, पौधों में जो बीमारियों का कारण बन सकता है उन सभी हानिकारक पदार्थों को ये जो बायो फर्टिलाइजर होते हैं, जैव उर्वरक होते हैं, ये क्या करते हैं, नष्ट कर देते हैं। अगला है, ये अर्धशुष्क परिस्थिति में भी प्रभावी होते हैं। ठीक है, यह अर्धशुष्क परिस्थिति में मतलब सूखे की स्थिति में भी क्या होते हैं, प्रभाव दिखाते हैं अपना। ठीक है, अगला है, इसके उपयोग से व्यर्थ एवं निचली भूमियों की उत्पादकता में वृद्धि होती है। इसका उपयोग करने से जो वेस्ट लैंड होती है, व्यर्थ भूमि होती है, और जो निचली भूमि होती है वहाँ की उत्पादकता में भी वृद्धि की जा सकती है। तो ये आप लोगों का पहला क्वेश्चन था। पहला क्वेश्चन थोड़ा छोटा था और समझ में अभी आ गया लोगों को, आ गया होगा, और अच्छा क्वेश्चन था कि बायो फर्टिलाइजर क्या होता है, बायो फर्टिलाइजर का महत्व और लाभ बताइए। बायो फर्टिलाइजर क्या होता है, बायो फर्टिलाइजर ऐसा पदार्थ होता है या ऐसा उर्वरक होता है जिसमें सूक्ष्मजीव होता है, जिन्हें मिट्टी में मिलाने पर उसकी उर्वरता बढ़ जाती है और पौधों की वृद्धि में बढ़ावा मिलता है। ठीक है, इसका लाभ है, जैव उर्वरक मिट्टी की बनावट और पौधे की उपज में सुधार करता है, रोगाणुओं को पनपने नहीं देता, पर्यावरण अनुकूल और लागत प्रभावी होता है, पर्यावरण को प्रदूषकों से बचाता है, मिट्टी में मौजूद हानिकारक पदार्थों को नष्ट करता है, पौधे में जो बीमारियों का कारण बनता है उनको नष्ट कर देता है। ये अर्धशुष्क परिस्थिति में भी प्रभावी होता है। इसका उपयोग से व्यर्थ और निचली भूमि में भी उत्पादकता में वृद्धि होती है। ठीक है, अगला देखते हैं, खाद क्या है भाई, व्हाट इज मैन्यूर। ठीक है, एक्सप्लेन बल्कि एंड कंसनट्रेटेड मैन्यूर, मतलब खाद क्या है, बल्कि और कंसनट्रेटेड खाद के बारे में बताना है। ठीक है भैया, तो खाद क्या होता है, तो खाद जो होता है वह जो हमारे फसल होते हैं, फसल अवशेष और पशुओं के जो रॉ मटेरियल होते हैं, ठीक है, उनसे बनता है। ठीक है, सबसे बड़ी बात, खाद आप लोग समझ गए। खाद क्या होता है, खाद पशुओं के
फसलों के अवशेष और पशुओं के जो रॉ मटेरियल होते हैं उनसे बनता है। जैसे गाय का मूत्र हो गया, गोबर हो गया, ठीक है, बिछावन हो गया, ये सब मिल के क्या बनाते हैं, खाद बनाते हैं। तो ये सभी पदार्थ जो वनस्पति तथा पशुओं और पक्षियों के अपशिष्ट से या फार्म के बाई प्रोडक्ट से बने होते हैं उन्हें मैन्यूर कहते हैं, ठीक है। वे पदार्थ जो वनस्पति तथा पशुओं और पक्षियों के अपशिष्ट से या फार्म के बाई प्रोडक्ट से बनते हैं। बाई प्रोडक्ट मतलब बाई हो गया, गौमूत्र हो गया, पशुओं का बिछावन हो गया, ठीक है, पशुओं का बिछावन हो गया, पशुओं का मूत्र हो गया, गोबर हो गया, ये सब क्या है, ये सब बाई प्रोडक्ट हैं फार्म के। तो इन सभी से जो बना हुआ प्रोडक्ट होता है उसे मैन्यूर कहते हैं, उसे खाद कहते हैं, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, खाद कहते हैं। खाद ठोस पशु अवशिष्ट से प्राप्त एक कार्बनिक पदार्थ होता है जिसका उपयोग मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार करने और स्वस्थ फसलों की उपज बढ़ाने के लिए किया जाता है, ठीक है। खाद जो होता है यह ठोस पशु अपशिष्ट से प्राप्त एक कार्बनिक पदार्थ होता है जिसका उपयोग मिट्टी की गुणवत्ता को सुधारने के लिए और स्वस्थ फसल की उपज बढ़ाने के लिए किया जाता है, ठीक है। खाद मृत पौधों और जानवरों का विघटित रूप होता है जिसे उत्पादन बढ़ाने के लिए मिट्टी में डाला जाता है, ठीक है। तो खाद क्या होता है ये समझ में आ गया होगा, और खाद क्या होता है ये आप लोगों को पहले से ही पता होगा। तो खाद तो आप लोग लिख लेंगे। अब बात आती है बल्की मैन्यूर और कंसनट्रेटेड मैन्यूर क्या होता है, मतलब बल्की खाद और स्थूल खाद और कंसनट्रेटेड सांद्र खाद क्या होता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बल्की मतलब बल्क क्वांटिटी मतलब कहता है बहुत अधिक क्वांटिटी में, ठीक है। तो जब हम बहुत अधिक क्वांटिटी में खाद का यूज करते हैं लेकिन उससे जो पोषक तत्व तो प्राप्त होते हैं बहुत ही कम मात्रा में प्राप्त होते हैं, तो उसको बोलते हैं बल्की मैन्यूर। जैसे भाई क्या हो गया, कंपोस्ट खाद हो गया, ठीक है, ये कुंटल डालेंगे तो जाके भाई कम से कम उसमें से आधा किलो, मैं बता रहा हूँ एग्जाम्पल के तौर पर, आधा किलो उसमें से पोषक तत्व मिलेगा, ठीक है। तो यह क्या हो गया, ये सब बल्की मैन्यूर हो गया, ठीक है। अब आपका जैसे वर्मी कंपोस्ट हो गया, इसको भी बहुत अधिक मात्रा में डालेंगे तो थोड़ा सा सिर्फ हमें पोषक तत्व प्राप्त होगा। लेकिन जो कंसनट्रेटेड मैन्यूर होता है इसको थोड़े ही मात्रा में प्रयोग करने पर बहुत अधिक मात्रा में हमें एनपीके प्राप्त हो जाता है, ठीक है। और जब भी प्राप्त होता है तो जो हमारा बल्की मैन्यूर होता है उससे ज़्यादा प्राप्त होता है, ठीक है। बल्की मैन्यूर को हम 1 कुंटल डालेंगे तो हमें आधा केजी कुल पोषक प्रदान होगा। इसको अगर 50 केजी भी डालेंगे ना तो भी उतना प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो यह है बल्की और कंसनट्रेटेड मैन्यूर। बल्की मैन्यूर क्या होता है, तो वह खाद जिसमें जैविक पदार्थ बहुत अधिक मात्रा में होते हैं, ठीक है। बल्की मैन्यूर में जो होता है जो जैविक पदार्थ होते हैं बहुत अधिक मात्रा में होते हैं और पौधे के लिए आवश्यक पोषक तत्व तो बहुत कम मात्रा में होते हैं, ठीक है। जब जैविक पदार्थ बहुत अधिक मात्रा में हो जाते हैं तो उससे क्या होता है, पौधे के लिए जो आवश्यक पोषक तत्व होते हैं वह बहुत ही कम मात्रा में मिल पाते हैं, जो जिसे बल्की मैन्यूर कहा जाता है। बल्की मैन्यूर में गोबर की खाद या फाइयम हो गया, कंपोस्ट हो गया, वर्मी कंपोस्ट हो गया, विभिन्न प्रकार के जो ज़्यादा जैविक पदार्थ से बने हुए खाद होते हैं उनको हम बोल सकते हैं क्या, बल्की मैन्यूर। और भाई कंसनट्रेटेड मैन्यूर क्या होता है, तो कंसनट्रेटेड मैन्यूर भाई ये वह खाद होते हैं जिनमें आवश्यक पोषक तत्वों की जो उपलब्धता होती है वह बल्की मैन्यूर से ज़्यादा होती है, ठीक है। मतलब जैसे नीम की खली हो गई या ऑयल की कोई किसी भी तेल का खली हो गया, ठीक है, हड्डियों का चूरा हो गया, ग्वानो हो गया, मतलब ग्वानो मतलब समझते हैं क्या, पक्षियों का बीट और उनका मृत अवशेष को बोला जाता है ग्वानो, ठीक है। तो यह सब जो है इसको बहुत ही कम मात्रा में प्रयोग करने से भी हमें अधिक मात्रा में पोषक तत्व प्राप्त हो जाते हैं, तो इसलिए इनको कंसनट्रेटेड मैन्यूर बोला जाता है। बल्कि मैन्यूर क्या होता है, बल्कि मैन्यूर में बल्क मेथड मतलब बल्क क्वांटिटी में मैन्यूर को डाला जाता है, फिर ही पोषक तत्व जो प्राप्त होते हैं कम मात्रा में प्राप्त होते हैं, इसलिए उनको बल्कि मैन्यूर बोला जाता है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये समझ में आया होगा, अच्छे से पूरा क्लियर हो गया होगा। आगे अगला क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको मैंने आप लोगों को 5th सेमेस्टर में आप लोग अगर केमिकल का एग्जाम जब दे रहे थे तो उसमें मैंने बताया हुआ था कि उर्वरक क्या होता है। भाई नाइट्रोजन उर्वरक का वर्गीकरण कीजिए, ठीक है। मैंने बताया था नाइट्रोजनी उर्वरक क्या होता है, नाइट्रोजनी उर्वरक का वर्गीकरण कीजिए। तो उर्वरक क्या होता है भाई देख लेते हैं। तो उर्वरक उन रासायनिक पदार्थों को कहते हैं जिनका उपयोग फसलों की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए किया जाता है, ठीक है। उर्वरक उन रासायनिक पदार्थों को कहते हैं या वह रासायनिक पदार्थ जिनका उपयोग फसलों की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए किया जाता है उसे उर्वरक कहते हैं, ठीक है। उर्वरक जो होता है प्राकृतिक या कृत्रिम पदार्थ हो सकता है जिसमें रासायनिक तत्व होते हैं, ठीक है। उर्वरक प्राकृतिक हो सकता है या कृत्रिम दोनों हो सकता है, ठीक है। तो उर्वरक प्राकृतिक या कृत्रिम पदार्थ हो सकता है जिनमें रासायनिक तत्व होते हैं जो पौधे की वृद्धि और उत्पादकता में सुधार करते हैं, ठीक है। उर्वरक प्राकृतिक या कृत्रिम पदार्थ हो सकता है जिसमें रासायनिक तत्व होते हैं जो कि पौधे की वृद्धि और उत्पादकता में सुधार करते हैं। उर्वरक मिट्टी की प्राकृतिक उर्वरता को भी बढ़ाते हैं, ठीक है। उर्वरक जो होते हैं मिट्टी की प्राकृतिक उर्वरता को भी बढ़ाते हैं, ठीक है। तो उर्वरक क्या होता है समझ में आ गया।
यदि पूछ जाए उर्वरक क्या होता है, तो उर्वरक उन रासायनिक पदार्थों को कहते हैं जिनका उपयोग फसलों की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए किया जाता है या उर्वरक प्राकृतिक या कृत्रिम खाद होता है या पदार्थ होता है या उर्वरक होता है जिसमें रासायनिक तत्व होते हैं जो पौधे की वृद्धि और उत्पादकता में सुधार करते हैं। उर्वरक मिट्टी की प्राकृतिक उर्वरता को भी बढ़ाते हैं। ठीक है, ये तो हो गया उर्वरक। अब चलिए देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ नाइट्रोजनस कंपाउंड। ठीक है, नाइट्रोजनस उर्वरक, जो नत्रजनी उर्वरक है उनका वर्गीकरण। तो नाइट्रोजनी उर्वरकों को कई भागों में बांटा गया। इसमें पहला नाइट्रेट उर्वरक, अमोनियम उर्वरक, अमोनियम नाइट्रेट उर्वरक और एमाइड उर्वरक। 4 भागों में बांटा गया है, 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है। और भी भागों में कर सकते हैं वर्गीकृत, लेकिन मुख्य रूप से 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, तो नाइट्रेट उर्वरक क्या होता है भैया? तो नाइट्रेट उर्वरक वह उर्वरक होता है जिसमें नाइट्रोजन नाइट्रेट के रूप में पाया जाता है। ठीक है, जिसमें नाइट्रोजन नाइट्रेट के रूप में पाया जाता है उसको नाइट्रेट उर्वरक कहते हैं। ठीक है भैया, नाइट्रेट उर्वरक क्या होता है? नाइट्रेट उर्वरक वह उर्वरक होता है जिसमें नाइट्रोजन नाइट्रेट के रूप में पाया जाता है। जैसे सोडियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रेट NaNO3, यहाँ पर जो नाइट्रोजन है वह नाइट्रेट के रूप में पाया जा रहा है, NO3 के रूप में पाया जा रहा है। ठीक है भैया, NO3 के रूप में पाया जा रहा है, तो यह क्या गया? ये हो गया नाइट्रेट उर्वरक। ठीक है, सोडियम नाइट्रेट जो होता है एग्जाम इंपॉर्टेंट है, आप लोग को एग्जाम में पूछ सकता है कभी भी। तो सोडियम नाइट्रेट जो होता है इसमें कितना % नाइट्रोजन पाया जाता है? तो 16% नाइट्रोजन पाया जाता है। कैल्शियम नाइट्रेट में 15% नाइट्रोजन पाया जाता है और पोटेशियम नाइट्रेट में 13% नाइट्रोजन पाया जाता है। ठीक है भैया, आगे देखते हैं दूसरा अमोनियम नाइट्रेट। तो जब मैंने आप लोग बताया नाइट्रेट उर्वरक, इसमें नाइट्रोजन था वो नाइट्रेट के रूप में पाया जाता था। अब जो अमोनियम उर्वरक है इसमें जो नाइट्रोजन है वह अमोनिया के रूप में पाया जाएगा, NH4 के रूप में पाया जाता है, NH4 के रूप में पाया जाएगा। ठीक है भैया, तो पहला अमोनियम सल्फेट, इसमें 20.5% नाइट्रोजन पाया था अमोनियम सल्फेट में। दूसरा अमोनियम क्लोराइड में 25% नाइट्रोजन पाया जाता है। अगला है अमोनियम फास्फेट, इसमें 11% नाइट्रोजन पाया जाता है। और अगला है डाई अमोनियम फास्फेट, इसमें 18% नाइट्रोजन पाया जाता है। तो अमोनियम उर्वरक क्या हो गया? अमोनियम उर्वरक वह उर्वरक होता है जिसमें नाइट्रोजन अमोनिया के रूप में पाया जाता है। ठीक है, नाइट्रेट उर्वरक वह उर्वरक होता है जिसमें नाइट्रोजन नाइट्रेट के रूप में पाया जाता है। सिर्फ आप लोग उसका नाम लिखिएगा, एग्जाम में आएगा तो। ठीक है, अगला है अमोनियम नाइट्रेट उर्वरक। ठीक है, पहला था नाइट्रेट उर्वरक, दूसरा अमोनियम उर्वरक, तीसरा अमोनियम नाइट्रेट उर्वरक। ठीक है, तो अमोनियम नाइट्रेट उर्वरक वह उर्वरक होता है जिसमें नाइट्रोजन अमोनिया व नाइट्रेट दोनों के रूप में पाया जाता है। ठीक है, जिसमें नाइट्रोजन अमोनिया व नाइट्रेट दोनों के रूप में पाया जाता है उसे बोलते हैं अमोनियम नाइट्रेट उर्वरक। तो चलिए देख लेते हैं, जिसमें पहला है अमोनियम नाइट्रेट। भैया पहला है अमोनियम नाइट्रेट, इसमें 33.5% नाइट्रोजन पाया जाता है। दूसरा है अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट, इसमें 26% नाइट्रोजन पाया जाता है। और अगला है कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, जिसे CAN के नाम से जाना जाता है। CAN के नाम से इसे किसान खाद भी बोला जाता है भैया। कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट को किसान खाद बोला जाता है। इसमें 20.5 से 25% नाइट्रोजन पाया जाता है। ठीक है, तो वह उर्वरक जिसमें नाइट्रोजन अमोनियम और नाइट्रेट दोनों के रूप में होता है उसे अमोनियम नाइट्रेट उर्वरक कहते हैं। ठीक है, मैंने सब एग्जाम्पल बता दिया। आगे है अगला एमाइड उर्वरक, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और एमाइड उर्वरक में जो यूरिया है, ठीक है, एमाइड उर्वरक में यूरिया जो है इसे नाइट्रोजनी उर्वरकों का राजा कहा जाता है भाई। इसमें 46% नाइट्रोजन अकेले पाया जाता है। ठीक है, तो एमाइड उर्वरक वह उर्वरक होते हैं जिसमें नाइट्रोजन एमाइड के रूप में होता है। ठीक है, एमाइड उर्वरक वह उर्वरक होते हैं जिनमें नाइट्रोजन एमाइड के रूप में होता है। ठीक है, जिसमें पहला यूरिया NH2CONH2, इसमें 46% नाइट्रोजन पाया जाता है। दूसरा है कैल्शियम साइनाइड, इसमें 21% नाइट्रोजन पाया जाता है। ठीक है, तो भाई यह था आप लोगों का तीसरा क्वेश्चन, जो कि पूरा कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद करते हैं अच्छे समझ में आ गया होगा। आगे चलिए चलते हैं चौथे क्वेश्चन पे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खाद और उर्वरक में अंतर बताइए। ठीक है, खाद और उर्वरक में क्या अंतर है, बार बार एग्जाम में पूछ लेता है। मेरे पास पेपर है, मैं आप लोग यदि कहेंगे तो मैं पेपर का भी वीडियो डाल दूंगा। अगले सब्जेक्ट में पेपर भी दिखा दूंगा आप लोग को, अगले वाले वीडियो में पेपर भी दिखा दूंगा। अगला है उर्वरक और खाद में अंतर। तो उर्वरक क्या होता है मैंने भी बता दिया, खाद क्या होता है यह भी मैंने बता दिया। मैंने उर्वरक में बताया कि उर्वरक जो होता है कृत्रिम या प्राकृतिक पदार्थ हो सकता है, लेकिन खाद जो मैंने बताया था बोलते हैं प्राकृतिक पदार्थ रहेगा, ये पशुओं का रॉ मटेरियल रहेगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं अंतर, क्योंकि पीछे मैंने बताया वह सब वही सब यहाँ पे लिखना है। तो उर्वरक जो होता है यह कृत्रिम या प्राकृतिक पदार्थ हो सकता है, और खाद जो होता है यह प्राकृतिक पदार्थ होता है। ठीक है, खाद प्राकृतिक पदार्थ होता है और जो उर्वरक होता है वह कृत्रिम भी हो सकता है, प्राकृतिक भी हो सकता है। अगला है
उर्वरक में एनपीके जो होते हैं न, एनपीके और अन्य पोषक तत्व भरपूर मात्रा में हो जाते हैं, मतलब पाए जाते हैं। उपयुक्त मात्रा में, भरपूर मात्रा में नहीं, उपयुक्त मात्रा में पाए जाते हैं। लेकिन जो खाद होता है इसमें पोषक तत्व जो होते हैं ये बहुत ही कम मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, अगला है उर्वरक जो होता है पौधों द्वारा आसानी से अवशोषित हो जाता है। जो खाद होता है यह पौधों द्वारा धीरे धीरे ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक है, पौधे इसे धीरे धीरे अवशोषित करते हैं। अगला है मिट्टी को ह्यूमस प्रदान नहीं करता। जो उर्वरक होता है यह मिट्टी को ह्यूमस प्रदान नहीं करता है, और जो खाद होता है मिट्टी को ह्यूमस प्रदान करता है। अगला है उर्वरक महंगे होते हैं अपेक्षाकृत खाद के। ठीक है, और खाद सस्ता होता है उर्वरक की अपेक्षा। अगला है उर्वरक मृदा में उपस्थित सूक्ष्म जीवों को नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, उर्वरक जो होते हैं मृदा में उपस्थित जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनको नुकसान पहुंचाता है, और जो खाद होता है यह किसी भी सूक्ष्म जीव को नुकसान नहीं पहुंचाता बल्कि मृदा की गुणवत्ता में सुधार ही करता है। ठीक है, अगला है इन्हें फैक्ट्री में तैयार किया जाता है, इन्हें खेतों में तैयार किया जाता है। जो उर्वरक होता है उसे फैक्ट्री में तैयार किया जाता है, और जो खाद होता है उसे भैया खेतों में तैयार किया जाता है। ठीक है, तो ये कुछ अंतर थे जिसमें मैंने क्या बताया आप लोगों को। उर्वरक मैंने बताया कि उर्वरक प्राकृतिक कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है, लेकिन खाद प्राकृतिक रूप से ही प्राप्त किया जाता है। उर्वरक में एनपीके भरपूर मात्रा में होते हैं, प्राकृतिक खाद में पोषक तत्वों की मात्रा कम होती है। उर्वरक पौधों द्वारा आसानी से अवशोषित हो जाते हैं। जैसे यूरिया डालेंगे भाई जल्दी से अवशोषित हो जाएगा, जल्दी से सोख लेगा मिट्टी, लेकिन यदि आप वहीं पे एफआईएम डालेंगे तो धीरे धीरे खत्म होगा, धीरे धीरे उसको ऑब्जर्व करता है। ठीक है, तो यही है कि यह पौधों द्वारा आसानी से अवशोषित हो जाता है उर्वरक, और जो खाद होता है पौधों द्वारा आसानी से अवशोषित नहीं होता, टाइम लगता है। ठीक है, अगला उर्वरक मिट्टी को ह्यूमस प्रदान नहीं करता, लेकिन खाद मिट्टी को ह्यूमस प्रदान करता है। ठीक है, उर्वरक महंगा होता है, खाद सस्ता होता है। उर्वरक मृदा में उपस्थित सूक्ष्म जीवों को नुकसान पहुंचाता है, खाद उनके लिए लाभदायक होता है, मिट्टी के लिए भी लाभदायक होता है। उर्वरक जो होता है फैक्ट्री में तैयार किया जाता है, और खाद जो है खेतों में तैयार किया जाता है। तो यह भी आप लोगों का चौथा क्वेश्चन हो चुका कंप्लीट। आगे देखते हैं पांचवा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, 100% आने वाला, 100% आने वाला क्वेश्चन है। INM क्या है भैया? पूछेगा कि एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन क्या है। एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन के अवयवों का व्याख्या कीजिए। ठीक है, एग्जाम पूछा हुआ है, और मैं ये जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ अभी मैं महाराजा सुहेल यूनिवर्सिटी आजमगढ़ वालों का पेपर सॉल्व करवा रहा हूँ, जो कि सभी यूनिवर्सिटी के लिए यूजफुल रहेगा। ठीक है, इसके बाद मैं आप लोग करवाऊंगा राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी का पेपर, उसके बाद माँ शाकुंभरी यूनिवर्सिटी का पेपर, उसके बाद आप लोगों को मैं कराऊंगा चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी का पेपर। ठीक है, तो 3-4 यूनिवर्सिटी का पेपर जो मैं सॉल्व करवाऊंगा आप लोगों को, जिसमें से 4 यूनिवर्सिटी में 2 से 3 क्वेश्चन कॉमन जरूर हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, INM क्या है। INM के अवयवों के बारे में बताइए। तो INM जो होता है इसका पूरा नाम होता है इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। ठीक है, समन्वित पोषक तत्व प्रबंधन हिंदी में बोलते हैं इसे। तो इसका पूरा नाम होता है इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। इसके अंतर्गत पोषक तत्वों के प्रमुख अकार्बनिक व कार्बनिक स्रोतों का कुशलतापूर्वक एवं न्यायिक रूप से इस प्रकार समन्वित प्रयोग किया जाता है ताकि उत्पादन लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके तथा मृदा स्वास्थ्य उत्तम रहे व पर्यावरण भी सुरक्षित रहे। ठीक है, एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन भाई यही होता है। ठीक है, इसको एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन बोलते हैं कि इसमें जो खाद है या उर्वरक है उनका इस प्रकार से प्रयोग किया जाए, कुशलतापूर्वक प्रयोग किया जाए, ताकि जो उत्पादन का हमारा लक्ष्य है वह पूरा हो सके और मृदा स्वास्थ्य भी बना रहे, पर्यावरण को भी कोई हानि न हो। ठीक है, तो एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन वह प्रक्रिया है जिसमें उर्वरकों का ऐसा समन्वित प्रयोग किया जाता है, ऐसा कुशलतापूर्वक उपयोग किया जाता है ताकि उत्पादन लक्ष्य की प्राप्ति हो सके और मृदा स्वास्थ्य पर कोई प्रभाव न पड़े और पर्यावरण भी सुरक्षित रहे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं यह समझ में आ गया होगा। इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है INM का पूछ सकता है, तो मैं छोटा सा बता देता हूँ। इसका प्रमुख उद्देश्य यही है कि मृदा उर्वरता व संरचना को संरक्षित करना कर आदिकाल तक टिकाऊ फसल उत्पादन करना। ठीक है, एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन का प्रमुख उद्देश्य मृदा उर्वरता और संरचना को संरक्षित करके आदिकाल तक मतलब लंबे समय तक टिकाऊ फसल उत्पादन करना, ताकि हमारे जो भविष्य में आने वाली पीढ़ियां हैं उन्हें भी भोजन या खाद्यान्न प्राप्त हो सके। ठीक है, यही इसका मुख्य उद्देश्य है INM का। आगे देखते हैं एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन के अवयव। तो एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन के अवयव क्या क्या है भैया? रासायनिक उर्वरक, स्थूल कार्बनिक खाद मतलब बल्कि मैन्यूर, हरी खाद, सांद्र कार्बनिक खाद, जैविक उर्वरक, पादप व जंतु के अवशेष। ठीक है, यह इसके कुछ अवयव हैं
जो कि मैंने बताया बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इनके बारे में डिटेल में पढ़ना है तो चलिए पढ़ लेते हैं भाई। यदि आप लोग को इसका PDF चाहिए तो यहाँ पर नंबर दिया है मैंने, यहाँ पे मैसेज करके आप लोग इसका PDF ले सकते हैं 9628363046, ठीक है। तो इन सभी का हम लोग क्या देखेंगे भाई, इन सभी का देखेंगे थोड़ा सा व्याख्या, ठीक है। तो मैंने इसका फोटो ले लिया है। तो पहला है रासायनिक उर्वरक व स्थूल खादों का समन्वित प्रयोग। मैंने आप लोगों को बताया कि ऐसे एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन के अवयव कौन से हैं, रासायनिक उर्वरक, स्थूल या कार्बनिक खाद, हरी खाद, सांद्र कार्बनिक खाद, जैव उर्वरक, पादप व जंतु अवशेष। तो एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन में सभी का एक साथ प्रयोग करते हैं भाई, ठीक है, एकीकृत रूप से। तो रासायनिक उर्वरक व स्थूल कार्बनिक खादों का समन्वित प्रयोग। तो रासायनिक उर्वरक अथवा कार्बनिक खादों का पृथक पृथक प्रयोग करने पर समानतः फसलों की पोषक तत्वों की जो आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति नहीं हो पाती, ठीक है। यदि इनका अलग अलग प्रयोग किया जाता है रासायनिक उर्वरकों का और कार्बनिक खादों का, तो पोषक तत्वों की जो आवश्यकता है वह पूरी नहीं हो पाती हैं, ठीक है। यदि उर्वरक व गोबर की खाद अथवा कंपोस्ट की पर्याप्त मात्रा रासायनिक उर्वरकों के साथ प्रयोग की जाए तो इससे मृदा उत्पादकता में तो वृद्धि होती ही है, साथ ही साथ मृदा उर्वरता, मृदा के भौतिक, रासायनिक व जैविक गुणों में भी सुधार होता है, ठीक है। तो समझते चलिएगा एक पॉइंट बोल क्या रहा है, बोल रहा है कि यदि रासायनिक उर्वरक का प्रयोग कार्बनिक खाद के साथ किया जाएगा तो इससे मृदा उत्पादकता में तो वृद्धि होगी ही, ठीक है, इससे मृदा की उत्पादकता में तो वृद्धि हो गई ही, साथ ही साथ मृदा उर्वरता और मृदा की जो भौतिक, रासायनिक और जैविक गुण है उसमें भी सुधार होगा। क्योंकि यदि अलग अलग से जब प्रयोग किया जाता है, ठीक है, रासायनिक अथवा कार्बनिक खादों जब अलग अलग प्रयोग किया जाता है तो उससे पोषक तत्वों की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पाती है, ठीक है। इसलिए जब यदि इनको आपस में मिला करके प्रयोग करेंगे तो इसके साथ क्या होगा, पोषक मृदा उत्पादकता में वृद्धि होगी और साथ ही साथ मृदा उर्वरता में और मृदा भौतिक, रासायनिक और जैविक गुणों में भी सुधार होगा। अनुसंधानों से पता चला है कि दोनों स्रोतों के संयुक्त प्रयोग से पोषक तत्वों की सुलभता में वृद्धि के साथ साथ कार्बनिक पदार्थ का स्तर भी बना रहता है, ठीक है। अनुसंधानों से पता चला है कि जब दोनों स्रोतों को संयुक्त रूप से प्रयोग किया जाता है तो इन पोषक तत्वों की सुलभता में वृद्धि के साथ साथ मृदा में जो कार्बनिक पदार्थ का स्तर है वह भी बना रहता है तथा खादों का अवशिष्ट प्रभाव भी पड़ता है। मृदा की भौतिक दशा खनिक बनी रहती है और लाभदायक सूक्ष्म जीवाणुओं की क्रियाएं भी सुचारू रूप से चलती हैं, ठीक है। कार्बनिक खादों में प्रक्षेत्र अवशेष, पादप व जंतु अवशेष, हरी कंपोस्ट, खलियां, गोबर, गार, पुनः चक्रित अवशेष, पशु व धावशालाओं के अवशेष, मुर्गी, मछली व समुद्री पक्षियों के अवशेष आदि को भी प्रयोग किया जा सकता है, ठीक है। तो यह पहला अवयव था रासायनिक उर्वरक और स्थूल कार्बनिक या जैविक खाद। दूसरा है उर्वरक व हरी खाद का संयुक्त प्रयोग। पहले हमने उर्वरक और स्थूल खाद का जैविक संयुक्त प्रयोग किया, अब उर्वरक और हरी खाद का संयुक्त प्रयोग करेंगे। तो प्रमुख फसलों के उत्पादन में हरी खाद वाली फसलों द्वारा पोषण एक प्राचीन परंपरा रही है, ठीक है। सघन कृषि कार्यक्रम के अंतर्गत हरी खाद की फसलों को उगाने का प्रचलन कम हो गया। इसके विकल्प के रूप में फसल चक्र 2 दाल वाली फसलों को सम्मिलित किया जाता है। हरी खाद की प्रमुख फसल के रूप में सनई, ढैंचा, लोबिया, ग्वार आदि फसलों का प्रयोग किया जाता है। ये फसलें जो होती हैं औसतन 40 से 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन को मृदा में स्थिर कर देती हैं। ये जो फसलें होती हैं, सनई हो गया, ढैंचा हो गया, लोबिया हो गया ना, ये जो वायुमंडल में नाइट्रोजन 78% विद्यमान है उसमें से 40 से 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से नाइट्रोजन को मृदा में स्थिर कर देती हैं, ठीक है। साथ ही साथ न्यूनतम कार्बन नाइट्रोजन अनुपात का कार्बनिक पदार्थ मृदा में भी प्रदान करती हैं। मिट्टी में हरी खाद की फसल को पलटते समय 20% फास्फोरस डाल देने पर मुख्य फसल की पैदावार में तो वृद्धि होती ही है, आगामी फसल को पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में सुलभ होते हैं। जो एक फसल की बुआई कर दिए उसमें आपने यदि 20% फास्फोरस को यूज कर दिया, उसके बाद उस फसल में तो वृद्धि होगी ही, लेकिन जो आने वाली फसल है उसको भी पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व मिलेंगे, पर्याप्त मात्रा में उसको लाभ मिलेगा, ठीक है। तथा मृदा में कार्बनिक पदार्थ का उचित स्तर भी बना रहेगा। हरी खाद की फसलों को मुख्य फसलों के साथ बोने से भी अपेक्षित लाभ बल होता है। इनका प्रयोग से वायुमंडलीय नाइट्रोजन का यौगिकीकरण होता है, साथ ही साथ कम विलेय व उच्च संयोजकता वाले तत्वों का निष्कर्षण भी अधिक होता है। इंपॉर्टेंट बहुत है भैया, याद रखिएगा। अगला है रासायनिक उर्वरकों तथा जैव उर्वरकों का एकीकृत प्रयोग, ठीक है। हमने देखा रासायनिक उर्वरक का के साथ पहले जैविक खाद का प्रयोग, फिर रासायनिक उर्वरक का हरी खाद के साथ प्रयोग,
फिर अब हम लोग देखेंगे रासायनिक उर्वरक का जैविक खाद के साथ प्रयोग। ठीक है, तो रासायनिक उर्वरक का जब जैव उर्वरकों का साथ एकीकृत प्रयोग करते हैं तो उससे क्या लाभ होता है देखेंगे। तो जैव उर्वरकों का प्रयोग पोषक तत्वों की सुलभता में वृद्धि व नाइट्रोजन की यौगिकीकरण में वृद्धि हेतु किया जाता है। वर्तमान में जैव उर्वरकों का रासायनिक उर्वरकों के साथ प्रयोग अत्यंत लाभकारी पाया गया है। जैव उर्वरक क्या करते हैं भाई, वायुमंडलीय नाइट्रोजन को मृदा में स्थिर करते हैं, मृदा संरचना में सुधार करते हैं। तो इनको जब हम लोग उर्वरक के साथ मिलाकर करेंगे तो और भी लाभ देंगे। ठीक है, तो जैव उर्वरकों में नाइट्रोजन यौगिकीकरण करने वाले तथा पोषक तत्वों को घोलने वाले जीवाणु होते हैं जो आसानी से सुलभ भी हैं और सस्ते भी होते हैं। राइजोबियम, एजोटोबैक्टर, नील हरित शैवाल, एल्गी, एजोला, एजोस्पाइरिलियम प्रमुख सूक्ष्मजीव होते हैं जो कि बायो फर्टिलाइजर के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, जिनके कल्चर या टीके प्रमुख नाइट्रोजन स्थिरीकरण हेतु प्रयुक्त होते हैं। अनुकूल दशाओं में राइजोबियम द्वारा 50 से 100 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की स्थिर की जाती है। ठीक है, अनुकूल दशा में देखा गया है कि जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन है उसमें से 50 से 100 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की दर से जो राइजोबियम बैक्टीरिया होता है वह मृदा में स्थिर करता है। इसके अतिरिक्त फास्फेट घोलक जीवाणु भी खनिज फास्फोरस को पौधों को सुलभ कराने में सक्षम होते हैं तथा इनका व्यापक प्रयोग किया जा रहा है। रासायनिक उर्वरकों के साथ जैविक उर्वरकों के प्रयोग से उर्वरक उपयोग क्षमता में वृद्धि होती है तथा मृदा उत्पादकता बढ़ने के साथ साथ मृदा की भौतिक दशा में भी सुधार होता है। ठीक है, आगे देखेंगे रासायनिक उर्वरक का कार्बनिक खाद व जैव उर्वरकों का समित प्रयोग। ठीक है, हमने पहले देखा रासायनिक उर्वरक का कार्बनिक खाद के साथ प्रयोग, हरी खाद के साथ प्रयोग, जैव उर्वरक के साथ प्रयोग। अब हम लोग देखेंगे रासायनिक उर्वरक का सांद्र कार्बनिक खाद के साथ प्रयोग और जैव उर्वरकों के साथ एक साथ प्रयोग। ठीक है, तो आधुनिक अनुसंधानों से यह स्थापित हो चुका है कि रासायनिक उर्वरकों के साथ कार्बनिक खाद व जैव उर्वरक संयुक्त रूप से प्रयोग करने पर अधिक उत्पादन व आर्थिक लाभ होता है। फसल की उत्पादकता का 3/4 लगभग 75% रासायनिक उर्वरक का, 1/4 25% कार्बनिक खाद का, हरी खाद व जैविक उर्वरकों द्वारा प्रयोग करने से सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त होते हैं। टिकाऊ कृषि के परिप्रेक्ष्य में संतुलित पोषक तत्व उपयोग किया जाना चाहिए तथा अकार्बनिक व कार्बनिक दोनों स्रोतों को उचित मात्रा व अनुपात में प्रयोग किया जाना चाहिए। सबसे अधिक ध्यान मृदा में पोषक तत्व संतुलन व जैविक कार्बन स्तर को बनाए रखने पर देना चाहिए। ठीक है, तो भैया ये थे कुल आप लोगों के अवयव जिसको मैंने बताए और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था यह, जो भी पाँचों क्वेश्चन बताया, जो कि आपके एग्जाम में इसमें से 2 क्वेश्चन तो जरूर आएगा। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, मैसेज करके आप लोग इसका PDF ले सकते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।